दोस्तों इस बार एलटी गेट की जो परीक्षा हुई है उसमें जितने भी पेपर हुए सभी में जो जीएस का लेवल रहा वो किसी किसी पेपर में जीएस काफ़ी हाई लेवल का पूछा गया तो कहीं पर जीएस बहुत सरल लेवल का रहा। लेकिन ऑल ओवर अगर एनालिसिस की जाए तो यही प्रतीत होता है कि जीएस मॉडरेट टू टफ लेवल का रहा। कुछ क्वेश्चन तो ऐसे ज़रूर रखे गए थे हर क्वेश्चन पेपर में जिनको हल करना बहुत आसान काम नहीं था, बहुत डीप स्टडी की आवश्यकता थी। और वो भी दोस्तों ऐसे एस्पिरेंट जो केवल शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये जो जीएस के प्रश्न थे वो टफ लेवल के ही माने जाएंगे, क्योंकि जो लोग पीसीएस यूपीएससी दे रहे हैं उनके लिए ये प्रश्न आसान हो सकते हैं, लेकिन जो केवल अपना विषय ही पढ़ रहा है उसके लिए तो ये प्रश्न कठिन ही माने जाएंगे। वैसे भी कठिन और सरल की परिभाषा क्या होती है? मैं आपसे एक सवाल करूं, आपका उसका उत्तर पता है तो आपको लगेगा कि सरल है, लेकिन अगर आपको उत्तर पता नहीं है तो लगेगा कि कठिन है। तो किसी को लगेगा कि क्वेश्चन पेपर बहुत सरल था, किसी को लगेगा कि मॉडरेट था, किसी को लगेगा कि बहुत टफ था। ऑल ओवर आपको स्टडी करनी ही पड़ेगी और इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है। फिलहाल दोस्तों आज के इस लेक्चर में हम सामान्य अध्ययन कला विषय के साथ और सामान्य अध्ययन एग्रीकल्चर यानी कि कृषि विषय के साथ जो प्रश्न आए थे 30 प्रश्न, तो सभी 60 प्रश्नों को एक साथ देखेंगे। तो दोस्तों अगर आपको ये लगता है कि यहाँ पर जो भी आंसर्स बताए गए हैं आयोग के द्वारा अगर वो त्रुटिपूर्ण हैं, गलत हैं, तो आप उनको करेक्ट करने के लिए या फिर उस पर आपत्ति करने के लिए स्वतंत्र हैं और आप 6 फरवरी तक उस पर आपत्ति भी लगा सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि सबसे पहले ये आपका जो पेपर है ये सामान्य अध्ययन कला के साथ जो जीएस का प्रश्न आया था तो उसको देख लेते हैं। इसके बाद आगे बढ़ेंगे, कृषि के साथ जो जीएस के प्रश्न पूछे गए थे उनको भी देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन था कि आत्मनिर्भर भारत के लिए नवीन सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम यानी कि पीएसई नीति को अधिसूचित कब किया गया था? तो दोस्तों इसका उत्तर जो है ये 4 फरवरी 2021 ये आयोग के द्वारा माना गया है। आप देख रहे हैं कि ये मतलब सरल प्रश्न तो नहीं है, मैं इसे बिल्कुल भी नहीं कहूँगा कि ये सरल प्रश्न है, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोगों को जिनको आता रहा होगा वो बिल्कुल कहेंगे कि ये जो प्रश्न है ये तो सरल लेवल का था। एनीवे प्रश्नों को देखते हैं, ठीक है। किस केंद्र शासित प्रदेश में गैलेथिया खाड़ी स्थित है? ये भी काफ़ी टफ क्वेश्चन है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह इसका उत्तर है। घास परिवार से संबंधित फसल को क्या कहते हैं? तो अनाज, दलहन, चारा या फिर तिलहन। तो दोस्तों ये अनाज कहा जाता है, विकल्प ए सही है। पाबना विद्रोह 1873 ईस्वी से लेकर 1876 ईस्वी ये किसी से संबंधित है? तो ये दोस्तों किसान आंदोलन था। यदि 3x + y रेशियो 2x + 3y इज इक्वल टू 29:18 तब y/x की वैल्यू पूछा था। ऑब्वियसली इसका आंसर जो है 4/3 दिया गया है। प्रस्तावना में समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन के द्वारा, जो कि हुआ था कब? 1976 में हुआ था। भारत का चुनाव आयोग कौन सा चुनाव नहीं कराता है? तो राष्ट्रपति का भी चुनाव कराता है, राज्य विधानमंडलों का भी और उपराष्ट्रपति का भी। पंचायतों और नगर पालिकाओं का चुनाव ये भारत का चुनाव आयोग नहीं करवाता है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट है। निम्नलिखित में किस वर्ष में कर्मचारी मुआवजा अधिनियम पारित हुआ था? तो दोस्तों इसका आंसर है 1923 में। अगला क्वेश्चन है कि विश्व बैडमिंटन महासंघ की 30वीं विश्व चैंपियनशिप का आयोजन 2026 में निम्न में से किस देश में प्रस्तावित है? तो दोस्तों ये जो आयोजन होगा 2026 में ये भारत में ही होना है, विकल्प बी करेक्ट है। कौन सा एक विषय है जो कि संघ सूची के अंतर्गत नहीं आता है? तो रेलवे बीमा, कृषि आय पर कर और डाकघर बचत बैंक। तो इसमें जो कृषि आय पर कर है यह विषय संघ सूची के अंतर्गत नहीं आता है, यह राज्य सूची के अंतर्गत आता है। द्विघाती समीकरण ax² + bx + c = 0 के लिए एक मूल दूसरे मूल से 2 गुना होने का क्या प्रतिबंध है? तो दोस्तों यहाँ पर दिया गया है 2b² = 9ac होना चाहिए। बाबर ने नूर अफसान नामक एक बाग का विकास किया था कहाँ पर? तो आगरा में। सारे प्रश्न बहुत अच्छे मतलब बहुत सरल तो नहीं है दोस्तों, आप देख पा रहे होंगे कि प्रश्नों का लेवल बहुत ही ठीक ठाक पूछा गया था, मतलब इसे मॉडरेट टू टफ में ही रखेंगे, ठीक है, क्योंकि सामान्य अध्ययन के अंतर्गत ऐसे प्रश्नों को कौन पढ़ता है, बहुत कम लोग पढ़ते हैं और प्रश्न बहुत ही डीप अंदर घुस के पूछे गए। अगला क्वेश्चन है कि किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन किस प्रावधान के अनुसार लगाया जा सकता है? ये प्रश्न सरल था, इसका उत्तर है अनुच्छेद 356 ऑप्शन ए। और भिंडी किस फसल की प्रजाति है?
तो दोस्तों जो भिंडी है ना, ये केला की ही प्रजाति के अंतर्गत आती है, ऑप्शन डी है। अब ये भी जो कौन जानता है, मतलब जो लोग बहुत डीप स्टडी किए होंगे वही तो बता पाएंगे। निम्नलिखित में कौन सा एक जंतु में 4 चैम्बर दिल होता है, तो मगरमच्छ में। और दक्षिण रेलवे मंडल का मुख्यालय निम्न में से कौन सा है, तो दोस्तों इसका उत्तर था विकल्प ए, चेन्नई। यहाँ पर जो भी आंसर यहाँ पर आप देख रहे हैं ना, स्क्वायर किए गए हैं, तो ये जो है आयोग के द्वारा किए गए हैं, ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। 2024 एशियाई महिला स्कैंडल चैंपियनशिप किस देश ने जीता है, तो दोस्तों इसका उत्तर होगा जापान ने। संयुक्त राष्ट्र विकास समाधान नेटवर्क द्वारा जून 2025 में जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत का स्थान कौन सा है, तो संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा जून 2025 में जो रिपोर्ट जारी की गई थी, भारत का स्थान 99 था। ये तो पढ़ाया गया था आपको, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए मामले में किस मामले में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का उपयोग नहीं करते हैं, तो बच्चे के लिंग निर्धारण में, बाकी तो संभावित अपराधी को खोजने में, वारिसनामा विकार का पता लगाने में, पितृत्व भेद में, सब में होता है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, लेकिन बच्चे के लिंग का निर्धारण में इसका प्रयोग नहीं होता है। एक निश्चित राशि पर 2 वर्षों के लिए 8% प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 240 रुपये है, तो राशि क्या है, तो दोस्तों ये है आपका 37,500, ऑप्शन बी। हर्षवर्धन के प्रशासन में भाग नामक कर संबंधित था, तो ये दोस्तों एक भूमि कर था। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO ने अपना 113वां वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया था, तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी, जिनेवा। धान की फसल के खैरा रोग को किसके छिड़काव से नियंत्रित किया जा सकता है, तो जिंक सल्फेट से। और दिया गया था कि IIVR द्वारा विकसित भिंडी की एक नई प्रजाति को क्या कहा जाता है, तो इसे कहा गया काशी लालिमा, ठीक है। पहली आज़ाद हिंद फौज के गठन का श्रेय किसे जाता है, तो कैप्टन मोहन सिंह, ऑप्शन ए। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा किसी क्षेत्र को अभयारण्य घोषित करने की शक्ति किस धारा के अंतर्गत आती है, तो ये है धारा 18। और ये देखिए रेलवे जोन और मुख्यालय दिया गया है, पूछा गया था कि कौन सा सुमेलित नहीं है, तो उत्तर पश्चिमी जो रेलवे जोन है मुख्यालय इसका जयपुर में है। दक्षिण मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय सिकंदराबाद में। उत्तर मध्य का रेलवे जोन बताया गया नई दिल्ली में, जो कि सुमेलित नहीं है। और उत्तर पूर्वी जो रेलवे जोन है इसका मुख्यालय गोरखपुर में है। दोस्तों यहाँ पर अगर होता कि ये जो उत्तर मध्य रेलवे है इसका मुख्यालय प्रयागराज होता तो ये सही हो जाता, तो ये जो है आपका सुमेलित नहीं था। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 का आयोजन कहाँ पर किया गया, तो दोस्तों उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 का आयोजन लखनऊ में किया गया। कावेरी जल विवाद निम्न में से किस राज्य समूह के बीच स्थित है, तो कावेरी जल विवाद के बारे में पूछा गया था, इसका उत्तर था तमिलनाडु और कर्नाटक। और ये अंतिम क्वेश्चन था कि सूर्य के प्रकाश में पाए जाने वाले रंगों का सही अनुक्रम क्या है, तो ये तो आपने हाई स्कूल में पढ़ा होगा, विबग्योर, ठीक है। तो ये हो गए आपके प्रश्न जो कि पूछे गए थे आपके कला विषय के साथ। अब आइए देखते हैं कि कृषि के साथ जो जीएस के प्रश्न पूछे गए थे, तो कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे, आयोग ने इसका उत्तर क्या माना है। पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों में विधान परिषदों का उन्मूलन या सृजन के लिए प्रावधान करता है, तो ये है आपका अनुच्छेद 169, ठीक है, ये याद रखिएगा आप, और ये इंपॉर्टेंट है, कई बार मैं आपको पढ़ा भी चुका हूँ। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान तंजौर तट पर त्रिचिनोपोली से वेदारण्यम तक नमक मार्च का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था, तो दोस्तों इसका उत्तर है सी राजगोपालाचारी, ऑप्शन ए। और कौन सी एक नदी जर्मनी से उद्गमित होकर काला सागर में अपवाहित होती है, आयोग ने इसका उत्तर माना डेन्यूब नदी, जो कि सही भी है। कौन सा विषय राज्य सूची के अंतर्गत नहीं आता है, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर जो राज्य सूची, संघ सूची, समवर्ती सूची है उससे संबंधित प्रश्न कई बार पूछे जा रहे हैं। तो कौन सा विषय जो कि राज्य सूची के अंतर्गत नहीं आता है, तो ये है न्यास और न्यासी। ये देखिए क्वेश्चन पूछा गया था मैथ का कि 1/1/28 प्लस 1/36 प्लस 1/45 प्लस 1/55 प्लस समथिंग सो 1 एंड 1/4950 का योगफल क्या होगा, तो इसका उत्तर था विकल्प बी 93/350, ठीक है। कार्बन डेटिंग में प्रयोग होने वाला रेडियोधर्मी कार्बन C14 किससे उत्पादित होता है, तो दोस्तों इसका आंसर वायुमंडलीय नाइट्रोजन है। और 1833 में पारित इल्बर्ट विधेयक में कौन सा विवादास्पद प्रावधान था, तो इल्बर्ट विधेयक दोस्तों ये आया था 1833 में। इसमें
भारतीय न्यायाधीशों को यूरोपीय नागरिकों के मुकदमों की सुनवाई का अधिकार जो था नहीं था, और ये काफ़ी विवाद में हुआ कि जो भारतीय न्यायाधीश होंगे केवल भारतीयों के बारे में ही बोलेंगे, यूरोपियों के बारे में नहीं बोलेंगे। नेक्स्ट है आपका, यहाँ पर देखिए समाचार पत्र और संपादक या व्यक्ति के बारे में कहा गया था कि सही उत्तर का चयन कीजिए, मतलब कूट का मिलान आपको करना था। तो इसमें आपका जो विकल्प था दोस्तों, ये करेक्टली मैच था। स्वदेश मित्रन ये जी सुब्रमण्यम अय्यर करेक्ट है। केसरी का था बाल गंगाधर तिलक, ये भी करेक्ट था। सुधारक गोपाल गणेश अगरकर और इंडियन मिरर मनमोहन घोष एवं देवेंद्र नाथ टैगोर, ये बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि वृत्ताकार सदृश चैनल प्रतिरूप को विसर्ग कहते हैं, यह विकथन है और कारण बता रहे हैं कि ये बाढ़ के मैदान और डेल्टा के मैदानी भागों में विकसित होते हैं। तो ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है, ये वाला उत्तर आयोग ने सही माना है। अगला क्वेश्चन है, आनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली विभिन्न प्रकार के समूहों यथा नृजाति, लिंग, हितों एवं विचारधाराओं पर आधारित समूहों के लिए उचित प्रतिनिधित्व को संभव बनाती है। तो यहाँ पर भी उत्तर माना गया कि ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है। अगला क्वेश्चन था कि महाराष्ट्र में दादोबा पांडुरंग, जिनका 1814 से लेकर 1882 तक, तो इन्होंने परमहंस सभा की स्थापना मुख्यतः किसके विरोध में की थी? तो दादोबा पांडुरंग ने परमहंस सभा की स्थापना जाति प्रथा के विरोध में की थी, ऑप्शन बी करेक्ट माना गया है। नीचे दो कथन दिए गए हैं। अभिकथन है कि यदि यक्स बराबर करणी में 5 माइनस 1/2 है तो यक्स पे घात 12 बराबर 160 माइनस 70 करणी में 5 होगा। और कह रहे हैं कि समीकरण यक्स स्क्वायर प्लस यक्स माइनस 1 को संतुष्ट करता है। तो ए गलत है, आर सही है। ये मैथ का क्वेश्चन इस प्रकार से पूछ लिया गया था, ये सब तो मैंने पहली बार देख रहा हूँ कि मैथ का क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जा रहा है। संयुक्त राज्य अमेरिका की लैंड ग्रांट प्रणाली से प्रेरित होकर भारत में पहला कृषि विश्वविद्यालय कब और कहाँ पर स्थापित किया गया था? तो इसका उत्तर है पंतनगर में 1960 में। और पौधों में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कोशिका के किस भाग में होती है? तो इसका उत्तर दोस्तों था क्लोरोप्लास्ट, ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना था। अनुच्छेद 110, 267, 266 और 112। तो यहाँ पर दोस्तों जो आपका अनुच्छेद 110 है ये धन विधेयक से संबंधित है, और अनुच्छेद 267 भारत की आकस्मिकता निधि से संबंधित है। अनुच्छेद 266 का संबंध भारत की संचित निधि से है। अनुच्छेद 112 वार्षिक वित्तीय विवरण, जिसे बजट भी आप कहते हैं, से संबंधित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि अटल सुरंग के बारे में कह रहे हैं कि कौन कौन सा कथन सही है। यह सीमा सड़क संगठन द्वारा निर्मित है, ये बिल्कुल करेक्ट है। यह मनाली को लाहौल स्पीति घाटी से जोड़ती है, ये भी आपका सही है। यह सिपकीला दर्रा के अंतर्गत निर्मित है दोस्तों, तो ये आपका गलत है। विश्व की सबसे लंबी सुरंग है, ये भी आपका गलत है। तो आपका 1 और 2 विकल्प केवल आपका सही है। तापमान जिस पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट इकाइयों का मान बराबर होता है, ये होता है -40 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट है। त्रिभुज के किसी वाह्य कोण की माप अंतः सम्मुख कोणों में से एक के माप की दुगनी है। समझ गए आप? त्रिभुज के किसी वाह्य कोण की माप, त्रिभुज में जो वाह्य कोण होता है, ये मैं आपको एक तस्वीर बनाता हूँ तो आप समझ रहे होंगे कि ये तो आपका अंतः कोण होता है, लेकिन जो इसका ये वाला कोण है ना, इसको कहते हैं वाह्य कोण। तो कह रहे हैं कि वाह्य कोण, त्रिभुज किसी वाह्य कोण की माप तो अंतः सम्मुख कोणों, इसका जो अंतः सम्मुख कोण होगा ये होगा और ये होगा, तो एक के माप की दोगुनी है, और अन्य अंतः सम्मुख कोण की माप 60 डिग्री है। तो त्रिभुज कैसा होगा दोस्तों? तो ये बताया जा रहा है कि समबाहु त्रिभुज होगा। ठीक है, कंडीशन सप्लाई। 2025 एशियाई स्नूकर चैंपियनशिप किसने जीती है? तो इसका उत्तर है पंकज आडवाणी। क्वेश्चन था कि एस्पिरिन का उपयोग दिल के दौरे को रोकने में होता है, ये आपका करेक्ट है। और एस्पिरिन रक्त कणिकाओं के अस्कंदन को रोकता है। तो ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। किसी प्रणाली का सबसे बड़ा स्थलीय कार्बन भंडार माना जाता है, तो ये मृदा होती है, सॉइल। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि नीति आयोग ने 2015 में योजना आयोग को प्रतिस्थापित किया था, ये तो आपका बिल्कुल करेक्ट है। नीति आयोग एक संवैधानिक निकाय है, तो न तो योजना आयोग संवैधानिक था, ना ही नीति आयोग, तो ये आपका गलत है। नीति आयोग भारत सरकार के लिए थिंक टैंक के रूप में काम करता है, ये आपका करेक्ट है। और नीति आयोग सहकारी संघवाद के पोषण का उद्देश्य रखता है, ये भी आपका करेक्ट है। तो 1, 3, 4 आपका यहाँ पर करेक्ट है, ऑप्शन डी इसका उत्तर है, सही है। कथन दिया गया है, आगे कथन और कारण का क्वेश्चन फिर आ गया है कि भारतीय नृत्य में विविध लोक और शास्त्रीय रूप शामिल हैं जो विभिन्न राज्यों से हैं। प्रसिद्ध लोक नृत्यों में पंजाब का भांगड़ा,
असम का बिहू, पश्चिम बंगाल का छाऊ और राजस्थान का घूमर शामिल है। ये भी आपका सही है। तो ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है, यानी कि यही वाला विकल्प आपका करेक्ट है। विश्व मलेरिया दिवस पूछा गया था, तो ये 25 अप्रैल को होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन था कि भारत में वर्ष 2022-23 में कितनी प्रतिशत जनसंख्या के पास राशन कार्ड थे, तो 84%। और अविकथन है, अगला क्वेश्चन फिर आ गया है आपका अविकथन और कारण वाला, कि 2023 में भारत की G20 अध्यक्षता वसुधैव कुटुंबकम, एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य की थीम पर केंद्रित थी। और कारण बता रहे हैं कि यह थीम वैश्विक एकता, सतत विकास और समावेशी विकास पर जोर देती है, जो भारत की विदेश नीति के लक्ष्यों से मेल खाती है। तो ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या है। यही वाला विकल्प बार बार सही हो रहा है। यहाँ पर देखिए, डैश किसी देश के भीतर एक ऐसा क्षेत्र होता है जो आमतौर पर शुल्क मुक्त यानी कि राजकोषीय रियायत होता है, और जिसमें मुख्य रूप से निवेश को प्रोत्साहित करने और रोजगार सृजन के लिए भिन्न व्यावसायिक और वाणिज्यिक कानून होते हैं। तो दोस्तों ये होता है सेज, यानी कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन, SEZ, विकल्प डी आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, फिर आ गया आपका यहाँ पर स्टेटमेंट असर्शन और रीजन वाला, कि बाग लगाने की कंटूर विधि सामान्यतः पहाड़ी क्षेत्रों में अपनाई जाती है। अब ये तो बिल्कुल सही है, और इस विधि की प्रमुख उपयोगिता पौधों को समान दूरी पर लगाना है। ऐसा नहीं होता है, यहाँ पर क्या होता है कंटूर विधि कि जैसे पहाड़ होता है ना, तो उस पर जहाँ पर उनको समतल स्थान मिलेगा वहाँ पर बाग लगा देंगे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित युग्म में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। पेम्परो दक्षिण अमेरिका बता रहे हैं, जो कि सही है। यह स्थानीय पवन है, और इसकी उत्पत्ति कहाँ से होती है, ये क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। जो बोरा स्थानीय पवन है दोस्तों, ये एड्रियाटिक तट पर होती है, ये भी सही है। फान ये पवन एल्पस पर्वत से उत्पत्ति होती है इसकी, ये भी सही है। लेकिन जोंडा की उत्पत्ति दोस्तों बता रहे हैं ब्राजील से, जो कि गलत है। जोंडा की उत्पत्ति कहाँ से होती है, ये अर्जेंटीना होता तो ये सही होता। ठीक है, जोंडा जो है इसका संबंध अर्जेंटीना से है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही सुमेलित नहीं है। और राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के संदर्भ में यहाँ पर दो कथन है। पहला है कि वर्ष 2025 राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ है, और महर्षि अरविंद ने इसे भारत के पुनर्जागरण का मंत्र कहा था। तो एक और दो दोनों आपके सही हैं। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चंस हैं ये आगे GIC प्रवक्ता GDC के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो अभी तक LT ग्रेड में GS के जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं सभी प्रश्नों को आप देख के जाइएगा एग्ज़ाम से पहले। और हालांकि सारे जो GS के पेपर हैं वो आपको सॉल्व करके दे दिए गए हैं, तो आप उनको देख लीजिएगा। ठीक है, पेड ग्रुप में आपको सारी PDF भी एक साथ मिल जाएगी। थैंक यू।